24 जून 1996 नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन। गर्मी की दोपहर थी और स्टेशन पर हजारों यात्रियों की भीड़ थी। इसी भीड़ के बीच पुलिस के कड़े पहरे में एक 84 साल का बूढ़ा आदमी लाया जाता है। वो आदमी चल नहीं सकता था, वो एक व्हील चेयर पर बैठा था। उसका शरीर इतना कमजोर था कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। उसे कानपुर जेल से दिल्ली के एम्स अस्पताल इलाज के लिए ले जाया जा रहा। पुलिस वाले बेफिक्र थे। उन्हें लगा ये बूढ़ा कहाँ ही भाग पाएगा। तभी उस बूढ़े ने पानी मांगा। महज कुछ सेकंड के लिए पुलिस वालों की नज़र हटी और जब उन्होंने वापस व्हील चेयर की तरफ देखा तो व्हील चेयर खाली थी। नटवरलाल गायब हो चुका था। हजारों की भीड़, दर्जनों पुलिस वाले और एक 84 साल का बीमार कैदी, वो ऐसे धुएं में उड़ गया जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। उस दिन के बाद भारत के कानून ने, पुलिस ने और दुनिया ने नटवरलाल को कभी नहीं देखा। ये कोई मामूली मुजरिम नहीं था। ये वो आदमी था जिसे भारत की अदालतों ने 113 साल की सजा सुनाई थी। ये वो आदमी था जिसने एक बार नहीं बल्कि 3 बार ताजमहल बेच दिया था, 2 बार लाल किला और यहाँ तक कि भारत की संसद को भी बेच दिया था। वो भी तब जब सांसद अंदर बैठे थे, जिसके पास ना कोई गैंग था ना कोई हथियार। उसका सिर्फ एकमात्र हथियार था एक पेन, सरकारी लेटर हेड और एक ऐसा दिमाग जो कंप्यूटर से भी तेज चलता था। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जिसे दुनिया नटवरलाल के नाम से जानती है। आज की वीडियो में हम खोलेंगे उस फाइल को जिसने भारत सरकार की नींद उड़ा रखी थी। इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के सिवान जिले के जीरादेही गांव से। इत्तेफाक देखिए, इसी गांव में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था और इसी मिट्टी ने भारत को वह आदमी भी दिया जिसने राष्ट्रपति भवन को ही बेचने की कोशिश कर डाली। मिथिलेश कुमार बचपन से पढ़ने में बहुत होशियार था। वह वकील बनना चाहता था, लेकिन उसे सिग्नेचर कॉपी करने का एक अजीब शौक था। वह किसी का भी साइन सिर्फ एक बार देखकर हूबहू कॉपी कर लेता था। कहते हैं अपराध की दुनिया में उसका पहला कदम तब पड़ा जब उसने अपने पड़ोसी के बैंक चेक पर फर्जी साइन करके 1000 रुपये निकाल लिए। उस जमाने में 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। जब वह पकड़ा नहीं गया तो उसे समझ आ गया कि ईमानदारी की वकालत में वो पूरी जिंदगी लगा देगा लेकिन अमीर नहीं बन पाएगा। उसने वकालत छोड़ी और जुर्म का रास्ता चुना। उसने अपना हुलिया बदलना शुरू किया। कभी वो सरकारी बाबू बनता, कभी सोशल वर्कर तो कभी बड़ा व्यापारी। उसकी आवाज में इतना दम था और आंखों में इतना भरोसा कि सामने वाला अपनी पूरी तिजोरी उसके हवाले कर देता था। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई ताजमहल कैसे बेच सकता है? क्या खरीदने वाले अंधे थे? यही तो नटवरलाल का मास्टर स्ट्रोक था। वह लोगों के लालच का फायदा उठाता था। वह फॉरेन टूरिस्ट को टारगेट करता था। वो खुद को भारत सरकार का एक सीनियर अधिकारी बताता। उसके पास असली दिखने वाली सरकारी आईडी कार्ड, स्टाम्प पेपर और मंत्रालयों की मोहर थी। वह विदेशियों को एक सीक्रेट बताता था। वह कहता था भारत सरकार बहुत आर्थिक तंगी में, हमारे पास ऐतिहासिक इमारतों को संभालने का पैसा नहीं है, इसलिए सरकार ने गुप्त रूप से ताजमहल को लीज पर देने का फैसला किया। अगर आप इसे लेंगे तो आप इसे प्राइवेट होटल बना सकते हैं। विदेशी पर्यटक इस डील के लालच में आ जाते थे। नटवरलाल उन्हें ताजमहल ले जाता, वीआईपी की तरह एंट्री करवाता, सरकारी गाड़ियों में घुमाता। पर्यटकों को लगता था कि वो सच में किसी बड़े अफसर के साथ हैं। वह डील साइन करते। नटवरलाल उनसे एडवांस में लाखों डॉलर और रुपए लेता। उन्हें एक सरकारी रसीद भी थमाता और कहता कागजी कार्रवाई पूरी कर मैं आपको चाबी भिजवा दूंगा। जब तक वो पर्यटक अपनी दफ्तर पहुंचते नटवरलाल गायब हो चुका होता था। उसने यह कारनामा ताजमहल के साथ 3 बार किया, लाल किले के साथ 2 बार और हद तो तब हो गई जब उसने संसद भवन का सौदा किया। उसने खरीदार से कहा संसद भवन के साथ अंदर बैठे 545 सांसद भी आपको बोनस में मिलेंगे। यह सिर्फ ठगी नहीं थी, यह सिस्टम के मुंह पर तमाचा था। नटवरलाल को खतरा पसंद था। उसने भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों, यहाँ तक कि टाटा और बिरला और अंबानी परिवार के नाम का भी इस्तेमाल किया। एक मशहूर किस्सा है बॉम्बे की एक बड़ी घड़ी की दुकान का। नटवरलाल वहां पहुंचा एकदम टिप टॉप सूट में। उसने कहा कि वो रिलायंस या किसी बड़ी कंपनी का पीए है और कंपनी के चेयरमैन ने अपने स्टाफ के लिए 500 घड़ियां मंगवाई। दुकानदार इतना बड़ा ऑर्डर देखकर खुश हो गया। नटवरलाल ने चेक दिया, दुकानदार ने घड़ियां पैक करवाई, लेकिन नटवरलाल ने कहा साहब ने अभी एक चीज मंगवाई, मैं अभी आता हूँ, तब तक आप ये सामान गाड़ी में रखवा दीजिए। दुकानदार ने सामान दे दिया। नटवरलाल घड़ियां लेकर गया और वो चेक, जाहिर है वो चेक बाउंस होना था। वह सिर्फ पैसे नहीं लूटता था, वो सामने वाले के भरोसे का खून करता था। वह इतना कॉन्फिडेंट होता था कि अगर पुलिस भी सामने खड़ी हो तो वह पुलिस वाले की जेब से भी पैसे निकलवा ले और पुलिस वाला उसे सल्यूट करके जाए। नटवरलाल को पुलिस ने पकड़ा, एक बार नहीं कई बार।
उसे अलग अलग राज्यों की अदालतों ने कुल मिलाकर 100 साल से भी ज़्यादा की सज़ा सुनाई। लेकिन नटवरलाल के लिए जेल ससुराल जैसी थी। वह आता था, कुछ दिन रहता था और फिर अपनी मर्जी से चला जाता था। उसका जेल से भागने का तरीका फिल्मी नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल होता था। वह जेलर को दोस्त बना लेता था, कभी बीमारी का नाटक करता था तो कभी जेलर को ही पैसे का लालच देकर बाहर निकल जाता। कानपुर जेल का वह किस्सा बहुत मशहूर है जब वो संतरी को एक सूटकेस में नोटों की गड्डियां दिखाकर बाहर निकला था। बाद में पता चला कि उस सूटकेस के ऊपर नोट थे और नीचे सिर्फ रद्दी कागज। पुलिस उसे पकड़ तो सकती थी लेकिन उसे कैद नहीं रख सकती थी। और फिर आया वो दिन 24 जून 1996 का, जहां से हमने कहानी शुरू की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो भागा था तो फिर वो कभी नहीं मिला। इसके बाद की कहानी और भी उलझी हुई है। साल 2009 में नटवरलाल के वकील ने कोर्ट में अर्जी दी कि नटवरलाल की मौत हो चुकी है, इसलिए उसके केस बंद कर दिए जाए। लेकिन ट्विस्ट यह है कि उसके भाई ने कहा कि नटवरलाल तो 13 साल पहले ही 1996 में रांची में मर चुका था और हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। अब सवाल यह है कि अगर वो 1996 मर गया था तो 2009 तक पुलिस किसे ढूंढ रही थी, और अगर वो जिंदा था तो वह 13 साल कहाँ था? क्या उसने अपनी मौत को भी एक ठगी बना दिया? क्या उसने यमराज को भी जाली डॉक्यूमेंट दिखा दिए? यह राज उसके साथ भी चला गया। नटवरलाल के गांव के लोग आज भी उसे रॉबिन हुड मानते हैं। कहते हैं कि उसने गरीबों को बहुत दान दिया, लेकिन सच यही है कि उसने भारत के सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। आज के दौर में जब जामताड़ा जैसे साइबर स्कैम होते हैं तो याद रखिएगा, इनका गुरु नटवरलाल ही था। तरीके बदल गए लेकिन खेल वही है। अगर आपको नटवरलाल की ये मिस्ट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।